जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। जैसे ही सपन उस जगह पर पहुंचा, वहां के हालात देखकर वो चौंक उठा। महिला फूट फूट कर रो रही थी। आसपास खड़े लोग भी चेहरे से भयभीत दिखाई दे रहे थे और उनके ठीक बीच एक 15-16 साल के लड़के की निर्वस्त्र लाश पड़ी हुई थी। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयंकर जीव ने उसे पूरी तरह से नोचा खसोटा है। उसका लिंग कटा हुआ था, पेट की अतड़ियां बाहर थी और शरीर की हड्डियों को ठीक ऐसे मोड़ दिया गया था जैसे कोई रिकेट रोग का ग्रसित बालक दिखाई देता है। दृश्य देखकर सपन अंदर तक चौंक उठा। अरे ये कैसे हुआ? उसने पूछा। आसपास खड़े लोगों में से कुछ लोगों ने बताया, भागारी। सपन के लिए इस नौकरी का मिलना बेहद खुशी की बात थी, क्योंकि बचपन से ही उसका सपना था टीचर बनकर लोगों को शिक्षा देना। और जब ऐसे एक आदिवासी वनांचल क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है जहां पर दूसरे टीचर जाने को तैयार भी नहीं होते, तो फिर तो उसके लिए बहुत सा स्कोप है। वहां के बच्चों को वो बहुत अच्छी तरह से सिखा सकता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। बस यही सोचकर उसने इस नौकरी को ज्वाइन कर लिया था। मगर यहां पहुंचकर पता चला कि वास्तव में क्यों दूसरे टीचर्स इस जगह नहीं आते। बहुत ही पिछड़ा और गरीब इलाका था। एकमात्र सरकारी स्कूल जिसमें बच्चों की संख्या 100 के आसपास होगी, और सपन से पहले 2 टीचर यहां पर थे, एक प्रिंसिपल साहब और एक संगीता दीदी। अब सपन के आ जाने से उनके ऊपर का बर्डन थोड़ा कम हो जाता, मगर स्कूल के ये 100 विद्यार्थी पढ़ने थोड़ी आते थे। 8वीं तक सब इसलिए पढ़ते थे क्योंकि मध्याह्न भोजन मिल रहा था, और इसके बाद छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती, क्योंकि कुछ लोग खेतों में काम करने लग जाते, कुछ लोग अपने पिता के साथ शहर के ईंटे भट्टे वगैरह में काम करने चले जाते, और 11वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते तो छात्रों की संख्या 0 ही थी। मगर क्या किया जा सकता था? सपन ने सोचा यहीं पर वो प्रयास करेगा बच्चों को प्रोत्साहित करने और आगे पढ़ने के लिए। गांव की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, न तो ठीक से पहुंचने के लिए सड़क और न ही विद्युत और प्रकाश की व्यवस्था, और शाम 7 बजे के बाद तो लोड शेडिंग के नाम पर रोज ही बिजली गुल रहती। अब ऐसे में बच्चों से ये कहना कि घर से पढ़ के आना शायद पागलपन ही होता, और इसीलिए स्कूल में पढ़ाई का कोई विशेष माहौल भी नहीं था। लाइट क्यों 7 बजे के बाद चली जाती, इस बात का कोई भी सरकारी जवाब नहीं मिल सकता था। गांव का स्कूल भी गांव के बीच से बहती हुई नदी के उस पार था। नदी को पार करने के लिए नाव थी, और नाव चलाते थे रमदू मियां। रमदू मियां इस गांव के काफी पुराने निवासी हैं और काफी समय से ये काम कर रहे हैं। छोटा सा गांव, ऐसे में काम की कोई बहुत ज्यादा कमी तो थी नहीं, इसलिए नाव एकमात्र रमदू मियां ही चलाते थे, क्योंकि सवारी बहुत कम होने से वैसे भी उनकी आय कम ही होती थी। ऐसे में अगर कोई और नाव लेकर आ जाता फिर तो, इसलिए जैसे ही रमदू मियां नाव लेकर दूसरे पार जाते, इस पार लोगों को खड़े होकर इंतजार करना पड़ता। ठीक वैसा ही उस पार के लिए भी, मगर क्या किया जा सकता था, जिंदगी ऐसे ही चलती है यहाँ। और शायद इसीलिए कोई भी शिक्षक यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहता, विशेषकर परिवार के साथ यहाँ पर आकर रहना तो असंभव सा ही है। मगर सपन के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि
बचपन से परिवार नाम की चीज उसके पास नहीं थी। अनाथालय में पलकर बड़ा हुआ था वो। खुद को खुद ही संभाला था उसने, इसलिए अकेले ही तो रहना था उसे, वहां भी यहां भी। हेडमास्टर साहब उसे अपने साथ ले जाकर उसका क्वार्टर दिखा रहे थे। देख लो, क्वार्टर वैसे तो काफी दिनों से खाली पड़ा था, मगर नूरी और मनोहर ने मिलके सब अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी है। इधर जंगल अंगल बहुत थे, सब साफ हो गया है। अंदर के कमरे भी अच्छी तरह सजा दिए। नूरी सुबह शाम आकर तुम्हारे लिए खाना पका जाएगी और घर के दूसरे काम भी कर देगी, और मनोहर घर की साफ सफाई वगैरह करता रहेगा। मगर प्रिंसिपल साहब ऐसे दो नौकर? अरे यहां पर ऐसा ही है, एक तो काम की कमी है, इसलिए बड़ी आसानी से कम पैसे में नौकर मिल जाते हैं। हम लोग शाही जीवन जीते हैं भाई, तुम भी जरा आनंद ले लो। मगर मुझे तो बचपन से अपने काम खुद करने की आदत है, इसलिए मेरे लिए नौकर वगैरह की जरूरत नहीं होगी। देखो, स्कूल की तरफ से व्यवस्था है, चुपचाप रहने दो। इन गरीबों का पेट चलेगा, उससे तुम्हारा क्या जाता है? बेचारों को काम मिल रहा है। प्रिंसिपल साहब की बात सपन टाल ना सका। फिर वो बोले, अच्छा, यहाँ 7 बजे के बाद अक्सर लोड शेडिंग में लाइट चली जाती है। हम लोग सब 7 बजे से ही सो जाते हैं, तुम भी सो जाना, और रात में घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मगर क्यों? देखो, हर जगह के कुछ नियम कायदे होते हैं, इन पर अगर मगर नहीं किया जाता है। इस गांव का भी यही नियम है। कहकर प्रिंसिपल साहब चले गए। अचानक पीछे से एक नवयुवक आया। दादा, पूरे कमरे को अच्छे से सजा दिया है, कैसा लगा आपको? शायद यही मनोहर था। ओ हाँ, तुम मनोहर हो? जी दादा। अच्छा, ठीक है। क्वार्टर में घुसते ही साथ एक बरामदा जैसा था, उसके बाद 2 कमरे, रसोई और पीछे पास ही लेटरिन बाथरूम। मनोहर बोला, अच्छा दादा, मैं निकलता हूं, कल सुबह आऊंगा। शाम तरफ नूरी आकर खाना पका जाएगी। हाँ ठीक है। फिर जाते जाते अचानक मनोहर वापस आया और बोला, दादा, 7 बजे के बाद यहाँ लाइट नहीं रहती है, उसके बाद आपको बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, अपना कोई भी उपयोग किया गया सामान बाहर मत छोड़िएगा, और मैं सवेरे आऊंगा। आकर जब तक मैं 4 बार दस्तक ना दूं, दरवाजा मत खोलिएगा। मनोहर के चेहरे में एक अजीब से डर के निशान थे। आखिर यहाँ के लोग रात से इतना डरते क्यों हैं? खैर, जंगली इलाका है, जंगली पशुओं का उत्पात तो होता ही होगा, ऊपर से लोड शेडिंग का अंधेरा, इसलिए शायद डरते हैं। सपन कमरे के अंदर पहुंचकर कमरे का निरीक्षण कर रहा था। देखा, सब कुछ बहुत ही सुंदर और करीने से सजा सजाया था। खाट पर सुंदर सी एक चादर बिछी थी, पास ही टेबल कुर्सी उसके पढ़ने के लिए। तभी अचानक एक आवाज ने जैसे उसे कपा दिया। बाबू। वो जग में से पानी निकालकर पीने ही जा रहा था। अचानक ही हुई इस घटना ने उसके हाथ कपा दिए और ग्लास जमीन पर गिर गया। मुड़कर देखा तो एक स्त्री बाहर खड़ी थी। स्त्री का रंग सांवला सा था, मगर उसकी वो आंखें तेजोमय थी। बोली, मैं नूरी बाबू, खाना पका दूं? और उसके बाद अपने काम में लग गई। नूरी की व्यक्तित्व में कुछ अजीब सी बात थी। थका मांदा सपन बिस्तर पर लेट गया था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि हाथ मुंह धो लेना चाहिए। घर में पहनने के कपड़े निकालकर वो शर्ट उतारकर रख ही रहा था कि अचानक फिर से चौंक उठा। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई और, जैसे ही मुड़कर देखा तो पीछे नूरी खड़ी थी। सपन के
शर्ट विहीन शरीर को अजीब नजरों से निहार रही थी। जैसे ही सपन ने उसकी तरफ देखा, वो बोला, क्या हुआ, क्या चाहिए? कुछ नहीं, जा रही हूं, कहकर वो चली गई। सपन को नूरी का व्यवहार कुछ अजीब सा ही लगा, मगर उसने उतना ध्यान नहीं दिया। इसके बाद इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। नूरी खाना बहुत अच्छा पकाती थी। सपन को इस बात की बेहद खुशी थी। उसके हाथ का खाना खाकर उसे एक अजीब सी तृप्ति मिलती थी। दूसरी तरफ मनोहर के साथ भी उसका काफी अच्छा रिश्ता तैयार हो गया था। और सबसे अच्छी बात थी माझी काका, यही नाम दिया था उसने उन्हें। नाव में आते जाते उनके साथ अक्सर बातचीत, हंसी मजाक वगैरह भी होने लगे थे। एक तरह से परिवार की गंध आ रही थी उसे इस गांव में। इससे बचपन से महरूम रहा था वो। ऐसा अच्छा रिश्ता, इसी की तो चाहत थी जिंदगी भर। मेहनत से वो बच्चों को पढ़ाने लगा। माझी काका अक्सर कहते थे, बाबू, आपके आने से गांव के बच्चे लोग का जिंदगी सुधर जाएगा। आपको भगवान बहुत दुआएं दे बाबू, बहुत दुआएं दे। उस दिन ऐसे ही सपन स्कूल जाने के लिए निकला। माझी काका कुछ देर पहले ही उस पार गए हुए थे, इसलिए वो वहीं इंतजार करने लगा। अचानक पास में ही कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वो धीरे धीरे टहलता टहलता उधर चला गया और जैसे जैसे वहां पास पहुंचने लगा, एक महिला का दुख भरा क्रंदन उसके कानों में आने लगा। लोगों की भीड़ उसे दिखाई दी और तभी उनके बीच रखी हुई वो निर्वस्त्र लाश देखकर वो चौंक उठा। लाश की हालत बहुत खराब थी, जैसे किसी निशंस जंगली पशु ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। उसका लिंग कटा हुआ था, अतड़ियां बाहर निकली हुई थी और शरीर धनुष की तरह मुड़ा हुआ था, ठीक जैसा रिकेट्स रोग में बच्चों के साथ हो जाता है। लाश 15-16 साल के नवयुवक की थी। चौंक पड़ा था सपन। गांव में अब तक सब उसे अच्छी तरह से पहचानने लगे थे और अक्सर आते जाते नमस्ते मास्टर साहब की ध्वनि उसके कानों में पड़ती ही थी। उसने एक व्यक्ति से पूछा, ये क्या हुआ है? उसने सिर्फ 2 ही शब्द कहे, धागारी। वहां उपस्थित लोगों के डरे हुए चेहरे देखकर सपन आश्चर्यचकित हो गया। जब माझी काका नाव इस पार लेकर आए तो वो नाव पर चढ़ गया, मगर तब तक ज्यादा लोग नाव पर नहीं आए थे। पर उनका इंतजार किए बिना ही माझी काका नाव चला दिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? और लोगों को तो आने दीजिए, हाँ, आपको तो किराए का घाटा हो जाएगा। बाबू, तू बच्चे लोग को इतना अच्छा शिक्षा दे रहा है, हम इतना नहीं कर सकते। अरे तुमको पहले समय पर पहुंचा दे, बाकी लोग की कमाई तो हम कर ही लेंगे, कहकर माझी काका नाव आगे बढ़ाने लगे। अचानक सपन ने पूछा, माझी काका, ये धागारी क्या है? सुनते ही जैसे नाव की गति और बढ़ गई। माझी के चेहरे पर डर के भाव स्पष्ट दिखाई देने लगे। वो बोला, तुमको कहां से सुनाई दिया? सपन ने अभी कुछ देर पहले जो कुछ देखा था सब कुछ बता दिया। वो बोले, का बताओ बाबू, सोने सा सुंदर है हमारा गांव, मगर इस गांव का एक अभिशाप है ये धागारी। वो अप देवता है, इंसानी खून के प्यासा अप देवता। रात में यही लिए तो कोई बाहर नहीं निकला था, काकि वो घूमत है और जो भी उसके हाथ पे आते उसको शिकार बना लेते। गांव का कितना आदमी, बच्चा, महिला, जानवर सब होके भेंट चढ़ गई। पता नहीं उसे हमारे गांव को छुटकारा मिलेगा कि भी नहीं। पर ये है क्या? एक अब देवता है, जैसे हमने कहा। कभी अगर वो कब फांद में पड़ जाओ तो उसकी तरफ मुड़ के मत देखना, आगे भागत जाना। और हाँ, अपन कपड़ा से
धागा निकाल के पीछे की तरफ फेंकत जाना। ओ हरामजादी धागा बहुत पसंद करती है। ओ धागा को पकड़ने में लगी रहेगी, उस दौरान उसकी सीमा से निकल जाने की कोशिश करना। और हाँ, दौड़ते दौड़ते हाँ अपन शर्ट को उतार के उल्टा करके पहन लेना। फिर उसकी सीमा से बाहर आके पेशाब करते हुए अपने चारों ओर एक गोला बना लेना और वही में खड़े रहना। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना बाबू, वो तुहर पाँव को न छू पाए, वरना बचना मुश्किल है। मगर ये आदि कहां से है? गांव के दक्षिण तरफ जाओगे तो धीरे धीरे वीरान मैदान पड़ता है। पहले वहां खेती होता रहा, मगर जब से वो कमीनी वहां आकर बसी है, वह कुछ नहीं उगता है। वहीं पे एक पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़ है। वो पेड़ से ही रात को उतरती है वो शिकार के लिए। अब तक किनारा आ चुका था। सपन नाव से उतर गया और उतरकर अचानक एक बात उसके दिमाग में आई। वो बोला, अच्छा माझी काका, अगर वो पेड़ पर रहती है तो फिर तो वो ऊपर की जी हुई, फिर वो पैरों तक कैसे पहुंचती है? उसकी हंसी में व्यंग था और उस व्यंग की चिढ़ माझी के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसके बाद तो जैसे सपन के दिमाग में हर समय धागारी के बारे में ही बात घूमने लगी। और कैसा अंधविश्वास, कैसी सोच! कोई जानवर, पशु शिकार कर रहा है और ये लोग पुरातन बातों को लेकर बैठे हुए हैं। इस बीच गांव में और भी 2-3 इंसानों और पशु वगैरह की मौत होती रही और सपन के मन में ये बात दृढ़ता से गड़ गई कि एक दिन उसे सिद्ध करके दिखाना है लोगों को कि ये सब सिर्फ उनका अंधविश्वास है। अब वो मौका ढूंढने लगा, किस तरह से वहां तक जाया जा सकता है। इधर नूरी का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। अक्सर वो छुप छुप कर सपन को देखती थी। कई बार सपन ने उसे पकड़ा था। हमेशा उसके आसपास ही घूमने की कोशिश करती थी और अक्सर मजाक करती थी, बाबू चाय लाऊं क्या? चाय के साथ वाय भी चलेगी। सपन को उसका इस तरह से मजाक करना पसंद नहीं था। दूसरी तरफ नूरी की एक और बात अजीब थी। सपन के अलावा अभी तक उसे किसी ने देखा नहीं था। एक दिन नूरी रसोई में खाना पका रही थी। उसी समय सपन घर से बाहर निकला और कायदे से उसका एक विद्यार्थी उसे मिल गया। सपन अक्सर शहर के मार्केट जाता था और वहां से कुछ अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाता था। उस लड़के को चॉकलेट का लालच देकर वो घर ले आया और जैसे ही बरामदे में उसे बिछाया जहां से रसोई घर साफ दिखता था, नूरी गायब हो गई। उससे पहले वो चावल चढ़ाने की बात कह रही थी, मगर सपन जब रसोई में गया तो धुले हुए चावल वैसे ही पड़े थे। नूरी गायब थी। सपन के लिए बात थोड़ी अजीब जरूर थी, मगर उसने ध्यान न दिया। बच्चे को चॉकलेट खिलाते हुए बातों ही बातों में उसे एक और बात पता चल गई कि उस बच्चे को उस जगह का पता मालूम है जहां वो अब देवता रहती है। सपन ने सारी बातें मालूम कर ली। इसके बाद बच्चे को विदा करके वो खाना पकाने में लग गया। वैसे भी खाना पकाने की आदत तो उसे थी ही। उस दिन रविवार का दिन था। स्कूल की छुट्टी थी। सपन दोपहर को जल्दी ही खा पी कर आराम करने लगा था। ठंड की दोपहरी जल्दी अंधेरा हो जाता है। गांव में वैसे 3-4 बजे तक लोग अपने कामों से घरों में लौट जाते हैं और सन्नाटा पसरना शुरू हो जाता है, जो 7 बजे तक वीराने में बदल जाता है।
सपन ने तय किया वो 4 बजे उस ओर जाएगा। ठीक 4 बजे उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। गांव में ज्यादा लोग रास्ते पर नहीं थे, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं। जैसे जैसे वो गांव से बाहर की ओर जा रहा था, झाड़ पेड़ों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इसके साथ साथ ठंड की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। मनी मन सपन ने सोचा, हो वाओ, ये तो किसी हॉरर फिल्म के सेट की तरह है। 4:30 बजे तक सूरज की रोशनी धीमी हो रही थी और तब तक वो उस निचले खेत तक पहुंच गया था जहां चारों ओर वीराना ही वीराना था। आश्चर्य, गांव में हर तरफ जंगल पेड़ पौधे हैं, मगर इतना बड़ा इलाका इस तरह से वीरान क्यों है? तभी अचानक सपन की नजर कुछ दूरी पर खड़े उस बट के पुराने पेड़ पर पड़ी। आश्चर्य, पेड़ सूखा नहीं, अभी तो जल गया था, मगर कैसे? आसमानी बिजली? हाँ, हो सकता है। धीरे धीरे वो उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। अब आसमान में अंधेरा भी फैल रहा था। उसने अपने साथ लाई टॉर्च से पेड़ पर रोशनी की। पेड़ पर 2-3 कोटर भी बने हुए थे। उनमें से एक में पुरानी चिड़िया का अंडे के खोखे और कुछ बाल पड़े थे। उसने अपने साथ लाई हुई एक छोटी चाकू निकाल ली और पेड़ की छाल काटने लगा। गांव वालों को दिखाना था कि वो उस पेड़ के पास से होकर आया है, मगर कोई अब देवता का साया उस पर नहीं आया। अभी वो झुककर पेड़ काट ही रहा था कि अचानक उसे कुछ अजीब सा लगा। एक अजीब सी घरघराहट की आवाज उसे सुनाई दी। वो चौंक गया। पीछे हटकर जैसे ही पेड़ के ऊपरी सिरे की तरफ टॉर्च मारी, सामने का दृश्य देखकर वो कांप उठा। एक महिला आकृति पेड़ के ऊपर से नीचे की तरफ लगभग लटकी हुई अवस्था में थी। उसका पूरा शरीर निर्वस्त्र था और उसकी वो भयानक आंखें, सपन का पूरा शरीर जैसे कांप उठा। ये कोई सपना, कोई अंधविश्वास नहीं था, अभी तो वो प्रत्यक्ष देख रहा था। बिना समय गवाए उसने तुरंत ही पलटा और दौड़ना शुरू कर दिया, मगर दौड़ते दौड़ते उसे एहसास हो रहा था उसके पीछे कोई आ रहा है। और तभी उसके कानों में शब्द पड़े, कपड़े हुए तन से जुदा देख रहा है ओ खुदा, नंगी होकर घूमूं मैं, मुझे मिली इस बात की सजा। देना जो कपड़ा तेरे पास है, ढक लूं अपना पूरा तन यही आस है, शर्म से मर रही हूं मैं। चौंक पड़ा था सपन। तेज कदमों से वो दौड़ता चला जा रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक उसे माझी काका की बात याद आई। अगर वो पीछे पड़ जाए तो क्या करना है? उसकी सीमा से बाहर जाना है और शर्ट को धागे निकालकर पीछे फेंकना है। उसने तुरंत अपने शर्ट से कुछ धागे तोड़ तोड़ कर पीछे फेंकना शुरू कर दिया। उसे एहसास होने लगा जो भी उसके पीछे है उसकी रफ्तार अब अपेक्षाकृत कम हो गई है। फिर हाँ, अपने शर्ट को उतारकर उल्टा पहन लेना। उसने तुरंत ही शर्ट उतारकर उल्टा पहनना शुरू किया और तभी और क्या था, पेशाब करके अपने चारों ओर गोला खींच लेना है और ध्यान रखना है कि वो पैरों को न छुए। और उसने हंसते हुए कहा था कि वो तो ऊपर से आती है तो पैर कैसे छुएगी। मगर सपन को ऐसा लग रहा था कि वो आवाज अब भी उसके पीछे से आ रही है और उसकी
आवाज की ऊंचाई ठीक उसके पैरों तक है। इसका मतलब वो जो भी है वो अपने हाथ और पैर दोनों से दौड़ रही है उसके पीछे। नहीं, उसे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये सीमा उसे जल्द पार करनी होगी, अन्यथा। अभी भी पीछे से भयंकर हंसी की आवाज आ रही थी और तभी वो हुआ जिसकी कल्पना भी सपन ने नहीं की। अचानक पत्थर से टकराकर वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और इससे पहले कि वो उठता उसने महसूस किया वो विभीषिका तेजी से दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही है। अब मृत्यु के हाथ से छुटकारा नहीं था, अब साक्षात मौत उसके सामने चली आ रही थी कि तभी उसके कानों में पड़ी आवाज, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चौंक पड़ा था सपन। ये कौन? अचानक एक हाथ ने उसे उठाकर जमीन पर खड़ा कर दिया और सामने का जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नूरी इस वक्त उसकी मदद कर रही थी। उसने नूरी का ये रूप आज तक नहीं देखा था। शरीर में गेरुए वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक। इस नूरी की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी, मगर ये अचानक इस समय। चिंता मत करो बाबू और ना ही कुछ सोचो, चलो यहां से जल्दी। नूरी उसका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगी। वो विभीषिका भी उसके पीछे आ रही थी। दोनों दौड़ते दौड़ते अचानक एक पुराने से घर के पास पहुंचे। नूरी उसे खींचते हुए घर के अंदर चली गई। ये सब क्या है? आप कौन है? और ये वास्तव में इसका नाम कमली है। ये इसी गांव में रहती थी, सीधी सादी गांव की बाला। हाँ, इसके परिवार में तंत्र मंत्र की कुछ शक्ति थी और उन्हीं शक्तियों से ये गांव वालों का भला करती थी। छोटे मोटे रोग ठीक कर देना, सांप बिच्छू के काटे हुए को ठीक कर देना। मगर तभी गांव में महामारी फैली। हर घर में मौत का तांडव हो गया और अंधविश्वासी गांव वालों ने इसका सिर्फ एक ही कारण निकाला, वो थी कमली। सबका कहना था कि कमली डायन है और उसी डायन शक्ति से वो लोगों को ठीक करती थी और आज गांव वालों को मारकर गांव को खाली कर रही है। फिर क्या था, कमली के साथ घोर अत्याचार हुआ। उस दिन सारा गांव जैसे उसे नोच खसोट कर खा जाना चाहता था। पहले उसे पूरी तरह से मारा पीटा गया, फिर उसका सर मोड़ दिया गया और सिर पर काला रंग डाल दिया गया। सारे गांव के सामने उसे निर्वस्त्र कर दिया गया और फिर उसी बरगद के पेड़ से उसे बांधकर पूरी तरह से पीटते हुए उसके दोनों घुटने और दोनों हाथ तोड़ दिए गए। कमली ठीक से खड़ी नहीं हो सकती थी। उसी हाल में उसे बांधकर गांव वाले मौत के पास छोड़कर वहां से चले गए। वो कमली जो गांव के पुरुषों को देखकर कभी घूंघट से बाहर नहीं है आई थी, आज समस्त गांव के सामने निर्वस्त्र कर दी गई थी। मगर उसका दोष तो कुछ भी नहीं था। फूट फूट कर रो उठी थी वो, चिल्ला उठी थी, हे भगवान मुझे अमरता दे, मैं मरना नहीं चाहती। युगों युगों तक जीवित रहकर इस गांव और उस गांव के पुश्तों से मैं अपने सम्मान का बदला लूंगी। मगर तब तक सारे गांव वाले अपने घरों को जा चुके थे। कमली की इस प्रतिज्ञा को सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिराए और एक तेज बिजली ने उस पेड़ को आग के हवाले कर दिया और इसके साथ साथ कमली का शरीर भी जलकर खाक हो गया। और तब से आज तक वो गांव वालों के अपने मौत का इंतकाम ले रही है। ओह, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। ऐसा भी हुआ है इस गांव में। पर आप कौन हैं और
यहाँ मैं उससे पहले मैं तुम्हें कमली के परिवार के बारे में बता दूं। कमली का पति और उसकी बेटी, उनकी आंखों के सामने ही ये सारा कुछ हुआ था, मगर फिर वो दोनों कहां गायब हो गए इस बात का गांव वालों को पता ही नहीं चला। कमली का पति अपनी बेटी को एक साधु के हवाले करके ग्लानि से भरकर आत्महत्या कर लिया। वो बेटी साधु के पास ही पलकर बड़ी हुई। वहां उसने तंत्र मंत्र सीखा और फिर गांव में आई अपनी मां की आत्मा को मुक्त करने के लिए। मैं कमली की ही बेटी हूं। ओह, आप, मगर आपने कुछ किया नहीं? हां, मैं नहीं कर पाई, मगर अब लगता है इस गांव के शाप से मुक्त होने का समय आ गया है। गांव का कोई भी डर के मारे उस पेड़ के पास तक नहीं जाता था, मगर तुम गए। तुमने खोजने की कोशिश की इस गांव को शाप मुक्त करने का तरीका। तुम ही अब इस गांव को मुक्त करोगे इस शाप से। अचानक ही पास पड़े एक बड़े से कुदाल को उठाकर नूरी ने सपन के हाथों में पकड़ा दिया और बोली, उस पेड़ को जड़ से काट डालना है, तभी इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी, और ये करोगे तुम। मगर आप तो कह रही थी उसके परिवार का कोई उसे मुक्त कर सकता है। मैं कैसे? अचानक ही एक जोर धक्का देकर नूरी ने उसे घर से बाहर फेंक दिया। घर के बाहर बहुत देर से वही सारी बातें और खिलखिलाहट की आवाज आ रही थी। वो घर के अंदर शायद किसी शक्ति के कारण घुस नहीं पा रही थी, मगर घर के बाहर मृत्यु बनकर घूम रही थी, और ठीक उसी जगह गिरा जाकर सपन। मौत एक बार फिर से उसके सामने थी। अब करने को कुछ नहीं था। सपन बेसहारा दौड़ पड़ा पेड़ की तरफ, हाथों में कुदाल लिए। मगर आश्चर्यजनक तौर पर जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, नूरी भी उसके साथ वहां पहुंच गई थी। सपन ने कुदाल का वार पेड़ पर करना चाहा कि तभी नूरी ने एक लोटा पानी उसकी ओर देते हुए कहा, अपने पूर्वजों को जल दे दो। कहते हैं मृत्यु के पश्चात आत्मा की मुक्ति के लिए उसके मुंह में जल पड़ना जरूरी होता है। सपन लोटा हाथ में लेकर पेड़ के जड़ में जल डाल ही रहा था कि अचानक नूरी की आवाज जैसे उसके कानों में पड़ रही थी, हाँ, दे दो जल, दे दो। ये क्या? नूरी की आवाज कमली की आवाज जैसी क्यों लग रही है? वो चौंक पड़ा। क्या हो रहा है उसके साथ? उसने तुरंत ही पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। सूखा पेड़ कुछ ही वारों में मरमरा कर गिर पड़ा। और तभी वो चौंक पड़ा। पीछे वो भयंकर आकृति नहीं थी। उसकी जगह एक गांव की सीधी सादी सी युवती खड़ी दिखी, और तभी उसका शरीर धधक कर जल उठा। ये क्या? मगर आग की आंच उसे इतनी पास क्यों महसूस हो रही थी? और जैसे ही उसने दूसरी तरफ मुड़कर देखा, नूरी का शरीर भी आग से धधक रहा था। ये क्या हो रहा है? आखिर ये दोनों कौन है, और इस तरह से जलते हुए भी इन्हें कोई जलन नहीं, कोई तकलीफ नहीं? कुछ न समझ पाया था सपन। चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आया तो खुद को गांव की चौपाल पर पाया। आसपास बहुत से लोगों की भीड़ थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी माझी काका दौड़ते हुए आए। बाबू, हमको मालूम था। शिक्षक ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तू हमरे गांव में प्रकाश लेके आएगा। हमरे गांव को सांप से तू नहीं मुक्त किया है बाबू। हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैर न पड़िए।
मगर वो नूरी कहाँ गई? उसने मेरी मदद की थी। तभी मनोहर सामने आया। क्या कह रहे बाबू? नूरी तो बहुत दिन से अपने गांव गई थी। उसके गांव में कोई खत्म हो गया था। आपके घर का खाना तो हम दोनों इसीलिए मिलकर बनाते थे। चौंक पड़ा सपन दोबारा। ये नूरी है, कहकर मनोहर ने एक महिला को सामने ला दिया। ये नहीं नहीं, ये नूरी नहीं है। वो सपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर नूरी ये है तो इतने दिन तक उसके घर में नूरी बनकर। तभी उसे याद आई उस घर की बात। वो तुरंत उठा और दौड़ पड़ा उस घर की तरफ। खंडहर नुमा उस घर के सामने वो खड़ा था। गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तभी मनोहर बोला, ये घर तो ममता मैया का है। ममता मैया? हाँ, कुछ साल पहले गांव में एक साधु और एक साधिका आई थे। उनके आने के बाद से इस पिशाचनी का आतंक बहुत कम हो गया था। तब हम पैदा नहीं हुए थे, ये तब की बात है। फिर एक दिन वो साधु कहीं चले गए और ममता मैया यहीं रह गई। बाद में पता चला वो गर्भवती थी। फिर एक दिन बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई। इसके 2 साल बाद हम पैदा हुए थे। क्या बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई? तो बच्चा कहाँ गया? पता नहीं। तभी गांव का एक वृद्ध आगे आया और बोला, ठीक से याद तो नहीं बाबू, मगर बच्चे को कोई अनाथ आश्रम वाले ले गए थे। सुनकर कांप उठा था सपन। अनाथालय वाले? उसने भी तो बचपन में सुना था उसे किसी सुदूर ग्रामीण इलाके से लेकर आया गया था। इसका मतलब जो उसके घर में नूरी बनके रह रही थी वो वास्तव में उसकी मां की आत्मा थी, और इसीलिए उसके लिए अच्छा खाना बनाकर गई। जीते जी अपने बच्चे की जो सेवा वो न कर सकी, इन कुछ दिनों में उसने कर लिया। और इसीलिए वो कह रही थी, अपने पूर्वजों को पानी देकर मुक्त करो। और उस पेड़ के कटते ही साथ दोनों शरीरों को आग लग गई थी। दोनों आत्माएं अपने वंशधर के हाथों मुक्ति पा गई थी।